मित्रों, आज हम लोग चौथे अध्याय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ललित निबंध अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के विषय में, उनकी साहित्यिक कृतियों, उनके साहित्यिक परिचय के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर अलंकृत हुए और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्था में भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 1949 में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान किया। 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात निरंतर साहित्य सेवा करते हुए मई सन 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के क्षेत्र में किन किन रचनाओं का सृजन किया, साहित्य में उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो साहित्यिक परिचय के रूप में आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं हमेशा के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचना साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें भावात्मकता अधिक है। द्विवेदी जी ने इतिहास, निबंध, आलोचना, उपन्यास, संपादन और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इतिहास की रचनाओं में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता हैं। अनुदित रचनाओं में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि रचनाओं को हिंदी भाषा में अनुदित किया, अनुवाद किया। भाषा कैसी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की? द्विवेदी जी अपनी बात को सहज स्वाभाविक रूप से कहते थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया जो कृत्रिम एवं प्रयासजन्य हो। इनकी भाषा में बोलचाल की भाषा ही प्रधान रही है। द्विवेदी जी संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार साहित्यिक स्तर प्रदान करने के लिए किया करते थे, किंतु बीच बीच में लोकप्रिय और सरस बनाने के लिए हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि सूक्तियों और शब्दों का भी प्रयोग किया करते थे। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी स्थानीय बोलचाल की भाषा से ग्रहण करते थे। शैली के रूप में खोजपूर्ण शैली, जिसे गवेषणात्मक शैली कहते हैं, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों और बाणभट्ट की आत्मकथा इत्यादि उपन्यास ग्रंथों में भी प्रयोग में लाया है। वैयक्तिकता या आत्मपरक शैली, जो ललित निबंध के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस शैली को भी अपनाया है। इस शैली के माध्यम से सहजता, सहजता और काव्यात्मकता का गुण इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रदान किया है। विचारात्मक शैली, ऐसी शैली
जो विचार प्रधान होती है, विचारात्मक शैली कही जाती है। द्विवेदी जी इस तरह के निबंध भी लिखे हैं जिनमें विचार प्रधानता है। वर्णनात्मक शैली, अलंकारिकता की शैली, व्यंग्य शैली, इन तमाम निबंध शैलियों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, आलोचक और इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार, समर्थ इतिहासकार और समर्थ रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका जो पाठ का अध्ययन करना है उस पाठ का नाम है अशोक के फूल। अशोक के फूल पाठ का अध्ययन हम करेंगे। ये एक निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय संस्कृति की सौंदर्य और भारतीय संस्कृति की विशेषता के विषय में बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल से अवतरित है। कंदर्प देवता के 5 पुष्पों में से एक अशोक के फूल। अशोक के फूल कालिदास युगीन साहित्य में अशोक को अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह उदास नहीं होता। नाम से ही स्पष्ट है, अशोक, जिसे शोक नहीं होता है वही अशोक है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज आनंदित होकर भी है, अनादरित होकर भी है। निबंधकार का अपना विचार है, मत है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मानव मनोवृत्ति अवश्य परिवर्तित हुई है। प्राचीन संस्कृत के ही समान इस वृक्ष की उपेक्षा से निबंधकार चिंतित है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के विस्मरण की चिंता व्यक्त की गई है कि हमारे प्राचीनतम या प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य जो जीवन की उत्कंठा से, जीवन की सौंदर्य से, जिजीविषा से भरे हुए थे, उत्सव धर्मिता से भरे हुए थे, उनके प्रति अनादर हमारी संस्कृति में बढ़ता जा रहा है। उसी को इंगित करते हुए अशोक के माध्यम से कि किस तरह जो है लेखक दिखाने का प्रयास किया है अशोक के माध्यम से कि हमने अपने संस्कृति के उन सुंदर पक्षों को भुला दिया है। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों अर्थात गुच्छों में कैसा मनोहर भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने ही तूणीर में अर्थात अपने ही तरकश में, जो एक सैनिक अपनी पीठ पर रखता है, जिसमें बाण वो रखता है, उस तूणीर में स्थान दिया था और उसमें एक अशोक था। 5 पुष्प लगे होते हैं कामदेव के बाणों में, जिनमें एक अशोक था। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन, लेखक कहता है, कि उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य अर्थात बेकार समझने से मुझे कोई रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी होते होंगे, जिन्हें सुंदर वस्तुओं को देखकर दुख होता होगा। जो भी सामने पड़ जाए उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक, लेखक कह रहा है, कि नहीं जाती है। फिर भी मेरा मन फूल को देखकर उदास होता है। असली कारण तो अंतर्यामी ही जानते होंगे, अर्थात ईश्वर ही जानता होगा। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। लेखक कहता है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है कि इस सुंदर पुष्प का भारत के साहित्य में और भारत के जीवन में प्रवेश होना और फिर निकाल दिया जाना एक नाटकीय व्यापार के रूप में होता है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारत में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास के साहित्य में यह अपने सुंदरतम रूप में चित्रित होता है। उस प्रवेश में
नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता है कि जब कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के फूल की चर्चा और चित्रण करना प्रारंभ किया तो लेखक कह रहा है कि वह प्रवेश ऐसा था जैसे नई बहू घर में प्रवेश करे। उस समय जो शोभा, गरिमा, पवित्रता और सौकुमारता होती है वह थी। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा होती है और फिर हमारे देश में एकाएक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। मुस्लिम आक्रमण के पश्चात मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा होती है। साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प भी हमारे साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया जाता है, क्योंकि जैसा शासक होगा वैसा ही कुछ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति होगी और फिर वैसी ही कुछ साहित्य और कलाएं भी होंगी। नाम तो लोग बाद में लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का कि नाम तो लेते थे लेकिन भुला दिया गया था। अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, वैसा पहले नहीं। सुंदरियों के आसंजनकारी ध्वनि करने वाले नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में, कर्णावतंस का मतलब होता है कुंडल, कुंडल के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। नीली नीली अलकों की सुंदर शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के भगवान राम के भी चित्त में सीता का भ्रम पैदा कर सकता था और फिर मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे से वह फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे साहित्य में वह इतनी सुंदरता के साथ आता है, उसका वर्णन प्रत्येक जगह होता है और फिर बहुत ही जल्दी भुला दिया जाता है, अर्थात जैसे नाटक के रंगमंच से कोई पात्र आए और तुरंत निकल जाए। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज के कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद अर्थात कमल जो कि उनके बाणों में स्थान पाता था, उसको किसने भुलाया? अरविंद को किसने भुलाया? आम भी पाता था स्थान, तो कह रहा है लेखक आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नीले कमल को किसने भुलाया? नवमल्लिका की अवश्य ही अब कुछ विशेष पूछ नहीं रही, किंतु इससे अधिक कभी कदर भी नहीं थी। भुलाया गया तो केवल अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है कि मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना अर्थात भारतीय कला साधना, भारत की कलाओं को लेकर के जो विचारधारा थी, जो साधना का पक्ष था, जो कलाओं के निर्माण और कलाओं के सृजन का जो पक्ष था, उसके इतिहास पर लेखक कह रहा है हजारों वर्षों के इतिहास पर मेरा मन बरस पड़ना चाहता है, अर्थात मेरा मन उनकी पूरी परख करना चाहता है। आज बस इतना ही। आगे व्याख्या के रूप में अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।